बीजेपी और कांग्रेस दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप दोनों का। और साथ ही साथ शरद जी आप भी हमारे साथ बने हुए। जबलपुर को लेकर मैं सबसे पहले सर आप ही से चाहूँगा कि आप ही दोनों गेस्ट से रिएक्शन लें। बिल्कुल, देखिए जबलपुर एक बड़ा ही प्रतिष्ठापूर्ण अवसर था क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र जामदार वो संघनिष्ठ विचार और संघनिष्ठ समर्थन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और ये माना गया कि उनके लिए एक बहुत समन्वित रणनीति भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं उनके साथ वहाँ मैदान में उतरे हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ जो रुझान सामने आ रहे हैं अभी तक के वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस प्रत्याशी करीब 13,000 मतों से वहाँ आगे चल रहे हैं जी। और ये एक ऐसी लीड है जो ऐसा लगता है कि काफ़ी नज़दीकी मुकाबले की तरफ वहाँ कांग्रेस और बीजेपी को ले जाएगी, क्योंकि 13,000 की लीड को कम करना बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जामदार के लिए। रजनीश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और रुकना चाहिए। हालांकि 13,000 से आगे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर भी भले ही भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत वहां ना हो, लेकिन हम आशान्वित हैं कि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लंबे समय से वहाँ है और हमने वहाँ लगातार अधोसंरचना को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और संगठन की शक्ति के साथ में चुनाव लड़ा था और मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर परिणाम के तौर पर आएगा। हो सकता है बड़ी जीत ना हो, मार्जिनल हो, लेकिन हम जीतेंगे जरूर। अब्बास हफीज साहब। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो जबलपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम निर्णायक बढ़त की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। 13,000 का मार्जिन एक नगरीय निकाय चुनाव में जबलपुर जैसे शहर में एक बड़ा मार्जिन है और ये बढ़त बढ़ती जा रही है, इसमें पीछे नहीं हट रहे हैं। और जिस तरह का हमने प्रत्याशी दिया, जनसेवा का में जिसका नाम रहा, जो संगठन के व्यक्ति रहे, जनता के बीच में रहे, कोरोना काल में भी उनका बहुत योगदान रहा और वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में थोड़ा सा नाम धूमिल जिनका हुआ उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इस तरह से जो जबलपुर की जनता ने फैसला किया, आप देखेंगे कि ऐसे ही निर्णायक बढ़त अब ग्वालियर की तरफ से भी होगी और दूसरे जो इलाके हैं जहां चुनाव है वहां से भी होगी। कांग्रेस पार्टी को जनता ने 2018 में मैंडेट दिया था, उस मैंडेट को जनता ने नहीं छीना बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोगों ने मिलकर छीना और इसका बदला न्याय करने का काम जनता ने किया है और हम धन्यवाद फिर से देते हैं जनता को इस निर्णायक बढ़त के लिए। जी विजय जी, एक अपडेट यहाँ मिल रहा है उमरिया से। उमरिया नगर पालिका में कांग्रेस 14 पे आगे है तो भाजपा 9 पर आगे और एक जो है निर्दलीय आगे चल रहे हैं। उधर भोपाल से भी बड़ा अपडेट। भोपाल में 85 में से बीजेपी 50 वार्डों में आगे है, कांग्रेस 25 वार्डों में आगे चल रही है। और बड़ी खबर यह कि बीजेपी महापौर मालती राय 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अब्बास जी, आपने अपनी बात जहां खत्म की थी वहीं से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि भोपाल पर आपका रिएक्शन ले लूंगा मैं। देखिए, पॉकेट्स की बात है, किसके कौन से पॉकेट्स हैं जो खुले हैं अभी, और भोपाल बहुत बड़ा शहर है, भोपाल में संख्या भी जो है मतदाताओं की ज़्यादा है। ऐसे में अभी हाल कह देना कि जीत और हार या निर्णायक बढ़त, मुझे लगता है भोपाल के हिसाब से ये सही नहीं होगा, अनुचित होगा। और आगे देखेंगे, जब और आगे राउंड्स होंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये मार्जिन कम होगा। और अभी भी हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भोपाल की जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ बराबर से दिया है। आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जी रजनीश जी। देखिए, जो आप बता रहे हैं 85 में से 50 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी वार्डों के आधार पर भी आप बता रहे हैं। और भोपाल में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वार्ड ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीतने की कोई संभावना कभी नहीं रही। तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस जीतती रही है या जीत सकती थी, वहीं पर कांग्रेस है थोड़ा बहुत, बाकी तो सारे के सारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो ये पॉकेट्स का भी मामला बचा नहीं, क्योंकि वार्ड बहुत स्पष्ट रचना होते हैं और उसमें बस्तियां भी शामिल होती हैं। मुझे लगता है कि ये जीत का दायरा और बढ़ेगा, जिस हिसाब से आप 85 में से 50 वार्ड को भारतीय जनता पार्टी की लीड बता रहे हैं। जी सर जी, इस चुनाव में एक चीज़ लगातार आप भी साथ रहे, एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि ये गली मोहल्ले नाली नर्दे का चुनाव था, लेकिन ये लगातार बयानों पर लड़ा गया, ये लगातार नेशनल इश्यूज़ पे लड़ा गया, ये लगातार प्रदेश की जो योजनाएं हैं और उन पर बात होती रही। ये 15 साल बनाम 15 महीने बनाम 18 साल पर लड़ा गया।
क्या जनता के मन पर इसका प्रभाव पड़ता है, या फिर वो ये देखता है कि मेरे इलाके में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, उसको लेकर वोट करने पहुंचता है? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है विजय आपका, और इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, बहुत पुराने नहीं, 2018 में जाना पड़ेगा, जब मध्य प्रदेश में बहुत नैरो मार्जिन से कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन बीजेपी 15 साल के बाद विपक्ष में बैठती है और 15 साल का सूखा तोड़कर कांग्रेस सत्ता में आती है, और 14 महीने के करीब उसकी सरकार होती है। फिर अंतर्विरोध और नेताओं का, दो बड़े नेताओं के आपसी तथाकथित मतभेदों के चलते सरकार गिरती है और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ होता है। लेकिन इससे ये चीज़ पता चलती है कि 2018 में जनता के मन में भी ये बात थी कि 15 साल बीजेपी रही है, चलिए अब कुछ कांग्रेस को भी अवसर देने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत साफ नहीं था उसका मानस। इसीलिए सिर्फ 5 सीटों से आगे बढ़ती हुई कांग्रेस ने सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाया, और उसको समर्थन भी लेना पड़ा दूसरी पार्टियों का भी और निर्दलीयों का भी, और 121 के आसपास का संख्या बल लेकर वो आगे बढ़ी। तो इसका मतलब ये था कि 14 महीने एक तो कांग्रेस रही, तो उसका जो कार्यकर्ता 15 साल में विपक्ष में रहने की वजह से निराश और मायूस था, वो जो बेल सूख रही थी वो हरी भरी हुई। ये नहीं कह सकते हम कि पूरी हरी भरी होकर एकदम तैयार हो गई, वो हरी भरी हो ही रही थी कि फिर जो पानी की सप्लाई थी सत्ता रूपी, वो फिर समाप्त हो गई। लेकिन इसने कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया 14 महीने की सरकार ने, और उसने ये भी समझा कि जनता का समर्थन हमारे साथ 2018 में था तो आगे भी हो सकता है। वहीं बीजेपी ने लड़ाई लड़कर रणनीति से भी वो भी सत्ता में लौटी, और फिर बाय इलेक्शंस में उसने ये भी साबित किया कि जनता का समर्थन उसके साथ है। 27 सीटों के लिए जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जिस तरह से बढ़त हासिल की, तो उसने ये भी बताया कि हम सिर्फ किसी कृपा से सत्ता में नहीं हैं, हम समर्थन भी जनता का लेकर आए। तो दोनों ही पार्टियों को लेकर मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में एक समर्थन का भाव दोनों ही दलों के प्रति रखा था। उसने ना बीजेपी को पूरी तरह स्वीकारा, ना कांग्रेस को पूरी तरह से स्वीकारा, और ना ही दोनों दलों को नकारा। तो यही वो रे ऑफ होप दोनों पार्टियों के लिए 2023 में है कि चलिए साहब 2018 तो अब बात हो गई। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक तो ताकत के साथ खड़ी हुई, कमलनाथ के तौर पर एक ऐसा नेतृत्वकर्ता उनको मिला जिसने कांग्रेस की कमजोरियों को बहुत चतुराई से दूर किया। और कमलनाथ ऐसे नेता हैं जो बाहर की राजनीति से कम प्रभावित होते हैं, अंदर ही अंदर मेहनत करते रहते हैं। आप वो बयानबाजी में नहीं जाते, वो बाहर की पॉलिटिक्स पर, डे टू डे पॉलिटिक्स पर रिएक्शन नहीं करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने संभाला है बीते 6 महीने में कांग्रेस को, जहां आप याद करिए 1 साल पहले किस तरह की बयानबाजी थी, कभी दिग्विजय सिंह जी को लेकर कोई बात हो जाती थी, कभी अरुण यादव जी को, कभी अजय सिंह जी को लेकर। अब राकेश सिंह चतुर्वेदी जी का अजय सिंह जी के घर जाना, अरुण यादव जी का ये कहना कि हम सब साथ हैं, दिग्विजय सिंह फिर मनाने की भूमिका में लौट आए। और यही वजह है कि बीजेपी का बड़ा स्नेह है कमल के साथ, ये कमल कमलनाथ है। और इसीलिए निशाने पर अगर बीजेपी के कोई रहता है जिसकी तरफ आप आते हैं, तो बीजेपी का हर नेता, मुख्यमंत्री शिवराज जी सहित तमाम बड़े नेताओं के निशाने पर हैं कमल, यानी कमलनाथ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी के लिए अगर कोई एक बड़ी चुनौती है तो कांग्रेस में वो है कमल। मनीषा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। आपका भी स्वागत है मनीषा जी। और लगातार जो वहाँ सिंगरौली पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ भी लगातार अपडेट आ रहा है। आपके पास कुछ अपडेट आया है तो बतौर इन्फॉर्मेशन हमें देते जाइए, फिर आपसे आगे बातचीत कर लेंगे। आप अपने मोबाइल का जो है स्पीकर ऑफ कर दीजिए मैडम, तो आपको आराम से सुनाई देगा। ओके, हेलो जी मनीषा जी, क्या अपडेट मिल रहा है आपको सिंगरौली का, जरा ये बता दें। जी देखिए, सिंगरौली में क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी का चल रहा था कि जैसे केजरीवाल जी ने जब ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने चेक करवाया था, उस टाइम भी आम आदमी पार्टी वहां पर एक लीड से आगे थी। और अभी जो थोड़ा बहुत कसर हमारी बाकी थी, वो केजरीवाल जी ने जैसे ही अपना रोड शो वहां पर किया, उससे और साफ हो गया। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए पहले से एक्सपेक्टेड था, और आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में सिंगरौली से अपना खाता खोल रही है। और साथ ही में हम लोग ग्वालियर में भी हमारा जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से हम 3rd नंबर पे, लेकिन हमारा एक वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा चल रहा है।
और हमारे ग्रामीण में भी अभी हमारे काफी वोट, हमारे काफी निगम के लोग जीते हैं। हमारे भितरवार में हमने 2 सीट सभी जीती हैं, पिछोर में हमने जीता है, और अभी हमारा पोरसा में भी हमारा एक पार्षद बना है। और जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, खंडवा की स्थिति जरा बताइएगा। तो अपडेट हम दे रहे हैं, जबलपुर से भी अपडेट हमको मिल रहा है, और ग्वालियर भी हम थे। शरद जी, मनीषा जी माफ कीजिएगा, मनीषा जी मैं हमारे साथ मनीषा जुड़ी जी हुई से जरूर पूछना चाहूंगा विजय, मनीषा जी से मैं जरूर जानना चाहूंगा। मनीषा जी, आपकी तुलना बीजेपी से इस मायने में की जाती है कि आप भी बड़ा रिसर्च करते हैं, कार्ड बेस्ड पार्टी आपकी भी मानी जाती है, और यही वजह रही कि केजरीवाल साहब दिल्ली से निकले और उत्तर प्रदेश से लगने वाले सिंगरौली आके चुपचाप चले गए। ना वो बुरहानपुर आए, ना खंडवा आए, ना भोपाल आए, ना इंदौर आए, ना मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड में तो चलिए सिंगरौली को मान लेते हैं हम, लेकिन क्या आपने रिसर्च किया सिंगरौली में? क्या आपको पहले ही आपने बड़ी तैयारी कर ली थी कि यही वो जगह है जहां हमें कामयाबी मिल सकती है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। शरद जी, पहले तो थैंक यू सो मच। लेकिन सर, एक्चुअली जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी काफी रिसर्च के साथ काम करती है, तो डेफिनेटली जो वो केजरीवाल जी जो डिसाइड हुआ था, पहले हमारा डिसाइड था कि हम पूरे स्टेट में जाएंगे जहां जहां हम अच्छे लेवल पे हैं। फिर जो हमारी एक रिसर्च चली, उसमें हमारा सिंगरौली ग्राउंड रियलिटी में हमारा उस टाइम भी जीत के उस पड़ाव तक था। पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव थे तो रांची हमारे यहाँ से 2000 वोट से बस हारी थी, तो उस टाइम भी ये था कि शायद केजरीवाल जी आ जाते। तो मुझे लगता है कि जो पहले कसर रह गई थी इस बार पूरी कर दी गई है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहा जाता है जहाँ केजरीवाल जी जाते हैं वहां सुपड़ा साफ कर देते हैं और झाड़ू एकदम चला ही देते हैं। तो उन्होंने सिंगरौली गए हैं, और उनका टारगेट क्योंकि 2023 है तो आगे के लिए हमारी जमीन अब तैयार हो गई है, और ग्वालियर में भी हम बहुत अच्छे वोट्स अभी हमारे पास आ रहे हैं। अभी अपना आगे का जो राउंड होगा उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा, एंड हमारे वार्ड्स के भी अब नंबर बढ़ रहे हैं ग्वालियर में। तो आप ग्रामीण में हमारे पास शरद जी काफी सीट्स आई हैं, अभी तक का रिजल्ट है। कोरसा में भी हमारा सीट आ गई है जी। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अभी हमने देखा वो एक गाना है किसी हिंदी फिल्म का, शायद जो जीता वही सिकंदर, की हारी बाजी को जीतना हमें आता है। बुरहानपुर में जो नतीजा आया 532 मतों से बीजेपी अंत में जीत गई। बहुत ही क्लोज फाइट हुई है वहाँ, और मुझे लगता है कि अभी वहाँ हो सकता है कि हमें वहाँ कांग्रेस कुछ रिकाउंटिंग या इस तरह से भी कुछ चीज़ों की बात करे। क्या आप पूरी तरह से आशान्वित हैं कि सिंगरौली के जरिए प्रवेश द्वार आपका जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली हो रहा है, या आप भी रुकना चाहेंगी बुरहानपुर के नतीजे देखकर? नो सर, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर कि आम आदमी पार्टी इस बार सिंगरौली से अपना द्वार खोल रही है, जैसा आप बोल रहे हैं। डेफिनेटली इस बार हम सिंगरौली में बना रहे हैं, हमारी निगम बन रही है वहां पर। हमारे वहां पर वार्ड्स में भी काफी अच्छा चल रहा है। 17 वार्ड्स अभी जो मुझे पता है पड़ा है, हम लीड कर रहे हैं उधर पर। तो आम आदमी पार्टी सिंगरौली तो जीत ही रही है, साथ में पूरे प्रदेश में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये मानती हूँ कि प्रदेश का ये पहला चुनाव है आम आदमी पार्टी का निगम का, तो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। टचवुड आगे शाम तक हमें और मैं इस पे रजनीश जी आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। शरद जी, यहाँ एक मन में सवाल है, जरा उससे मैं पूछ लेता हूँ। कई बार आपका कैंडिडेट जो विनिंग कैंडिडेट होता है आप उस पर दाव लगाते हैं, पार्टी ज्यादा निर्भर करती है कई बार, या फिर जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसकी भी एक छवि मजबूत मानी जाती है इस इलेक्शन में? देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो एक बार शरद जी से सवाल किया था, देखिए मुद्दे तीनों प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे और लोकल, तीनों प्रकार के रहते हैं। लेकिन चुनाव के अनुसार इनका अनुपात बदल जाता है। जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय राजनीतिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। उससे थोड़ा कम प्रदेश के और उससे कम राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन असर तीनों का होता है। सिंगरौली का जहां तक सवाल है, सिंगरौली का चुनाव केवल एक प्रतिक्रिया, तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। कोई आम आदमी पार्टी का जनाधार है या आम आदमी पार्टी ने वहां संगठन का नेटवर्क तंत्र खड़ा कर रखा था इसलिए, ऐसा नहीं है। वहां एक राजनीतिक प्रत्याशी के तौर पर एक राजनीतिक घटना ऐसी घटी जिसके कारण कांग्रेस तो कोई आशा के कारण थी नहीं कांग्रेस में, इसलिए वो तीसरा पक्ष जो भी वहां मिला और उसके कारण वहां कुछ जनाधार बना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं परिणाम आने दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जी अब्बास जी, एक बड़ी बात यहाँ कह गए हैं रजनी जी कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, उसके प्रति लोगों आश्वस्त नहीं थे, इसलिए आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, माफ कीजिएगा जीत की तरफ बढ़ रही है।
देखिए, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाती है वहाँ पर इनकी बी टीम्स एक्टिव हो जाती हैं। जैसे बुरहानपुर का परिणाम आप देख लीजिए। असद ओवैसी साहब को बधाई दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को उनकी जोड़ी की बधाई दीजिए कि उन्होंने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को हरवाने में 330 या 500 वोटों से सहायता कर दी। वहाँ उन्होंने ध्रुवीकरण किया जाके, इन्होंने जम के उनकी अनुमतियाँ दी और खूब उनकी सभाएँ हुई वहाँ पर, जहाँ उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति को चरम तक पहुँचा दिया। और ऐसे हालात के अंदर कांग्रेस पार्टी जहां जीत रही थी वहां पर एक माइनर मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा। वोट कटुआ जो पॉलिटिक्स चली वहां पर, जिससे भारतीय जनता पार्टी पहले भी बहुत आश्वस्त थी कि जहां जहां पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी या एमआईएम लड़ेगी वहां पर इनको फायदा पहुंच जाएगा। अगर ये दो पार्टीज आके गेम नहीं बिगाड़ती तो बुरहानपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छी जीत की तरफ थी। 330 वोट देखते हैं रिकाउंटिंग में क्या होता है अगर रिकाउंटिंग कराई जाती है। लेकिन भाजपा के इतने बड़े बड़े दावे, 90,000 वोट से ग्वालियर जीती थी विजय जी, 90,000 वोट से पिछली बार ग्वालियर जीते थे। इस बार जहां पर निर्णायक बढ़त की तरफ कांग्रेस बढ़ चली है और पिछली बार शायद 85,000 से जबलपुर जीता था इन्होंने। और जबलपुर के अंदर कहाँ पहुंचे हैं कांग्रेस, नेक टू नेक फाइट पे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी हमने इतना बड़ा एक अब्बास कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। और मैं अभी भी फिंगर क्रॉस करके चलूंगा, अगर जबलपुर और ग्वालियर में कांग्रेस अपना महापौर बनाने में कामयाब होती है तो ये तमाम जगह, अगर भले ही बीजेपी वहाँ जीत जाए, लेकिन बीजेपी जानती है कि ग्वालियर और जबलपुर की ये जो रुझान अगर उसके लिए बेहतरीन साबित नहीं होते हैं तो उसको इसकी पीड़ा बहुत सालेगी। और कांग्रेस के लिए ये 2 नगर निगम भी अगर उसको मिल जाती हैं, हालांकि अभी हमें रुकना चाहिए कोई भी दावा और कोई बात किए हुए, लेकिन ये सही है कि कांग्रेस की लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त रही है। और ये लड़ाई ये बताती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एकजुटता के साथ मैदान में उतरी है। जरूर मैं आपकी प्रतिनिधि से ज़रूर जानना चाहूँगा उनसे कि झाड़ू लेकर 2023 में कहाँ कहाँ आएंगे केजरीवाल जी, कुछ मैपिंग की हो तो अगर आप खुलासा करना चाहें तो बताइए हमें। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट निकाल दी थी। मनीषा जी आवाज मिल रही है आपको? जी शरद जी। हाँ सर, एक बार मनीषा जी, अपना सवाल मैं जानना चाह रहा था, अभी आप ग्राउंड रिपोर्ट और तमाम चीज़ों में लगी हैं और यही बीजेपी की तरह आपकी भी यही खूबी है कि संसाधन अधिक हो कम हो, उसका जो कार्यकर्ता है वो पूरे डिवोशन से डटा रहता है। ये बताइए कि 2023 में झाड़ू लेके कहाँ कहाँ आ रहे हैं केजरीवाल साहब, कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? कोई मैपिंग हो गई है? जी बिल्कुल। 2023 में केजरीवाल जी पूरे मध्य प्रदेश में इस बार आएंगे और उनका टारगेट ही मेन 2023 है। आप तो ये मानिए कि हमारा एक सेमीफाइनल है एंड आवर प्लान इज फॉर 23 बेसिकली। तो अभी मतलब तब तक ये होगा कि हम 6 महीने में अपनी जमीन और मजबूत करेंगे। जो प्रत्याशी हमारे नहीं भी आगे आ पाएंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे पास लीडरशिप डेवलप हो गई है। क्योंकि जैसा कि आप बोल रहे हैं, संसाधन तो हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन वही है कार्यकर्ताओं का जो जुनून है, कार्यकर्ता जिस मेहनत से काम कर रहे हैं। तो 2023 में अरविंद केजरीवाल जी पूरे मध्य प्रदेश में फोकस कर रहे हैं और दिल्ली की टीम हमारे साथ ऑलरेडी लग चुकी है। वो इस निगम इलेक्शन में भी दे वर एनालिसिस ऑन द थिंग्स। जी, एक चीज़ हमने और देखी है मध्य प्रदेश में कि बीजेपी और कांग्रेस के जो असंतुष्ट हैं वो जब तक आपकी प्रेजेंस नहीं थी तब तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी उनका सहारा होती थी। क्या आपके दरवाजे खुले होंगे? काल्पनिक सवाल है, अगर उनके लिए वो अपने यहाँ टिकट ना मिलने से क्षुब्ध होकर आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं तो आपका दरवाजा खुला रहेगा उनके लिए? देखिए, मैं लगातार ये बात कहती आई हूँ और मैं ये मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी नया संगठन है, तो जो बीजेपी कांग्रेस के भी लोग होंगे वो आम आदमी पार्टी में डेफिनेटली आगे ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसकी हमारी कुछ कंडीशंस हैं, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि करप्शन नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली वो हमारा क्राइटेरिया उनके लिए भी रहेगा। लेकिन हाँ, हम बीजेपी कांग्रेस से जो लोग असंतुष्ट हैं, जो अपनी एक लीडरशिप डेवलप करना चाह रहे हैं, और इम्पोर्टेंटली वी आर फोकसिंग ऑन यूथ। तो जो यूथ लीडरशिप है, इस बीच एक अपडेट है सर, मैं देता जाऊंगा कि भाजपा 6 पर आगे है निगम में, 1 पर जीत चुकी है, कांग्रेस 3 पर आगे है और लगातार कोशिश यही हो रही है। और दूसरी खबर ये कि दिग्विजय सिंह जी के गढ़ में, राजगढ़ ब्यावरा में कांग्रेस अनुमान से जो अनुमान लगाकर चल रही थी उससे पिछड़ी है, तो गुना में जरूर भाजपा को निराशा हाथ वहां से लग रही है फिलहाल। बिल्कुल। और एक विजय, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि 2023 में आम आदमी पार्टी में जाने के इच्छुक असंतुष्ट नेताओं के लिए आम आदमी के पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं।
कई चेहरे मुस्कुरा भी सकते हैं इस खबर जी। को सुन के, खुलकर नहीं मुस्कुराएंगे, जी। वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी नहीं, का लेकिन आपकी आपका बात है। को मजबूती यहाँ से मिलती है शरद जी, क्योंकि जितने भी वार्ड हैं, आप वार्ड वार अगर देखिए तो वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, बागी बाजी मार रहे हैं। बिल्कुल बागी बाजी मारेंगे ही, देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में और बीजेपी में अधिक है, ये चुनौती बीजेपी की अधिक है कि उसके पास आकांक्षी युवाओं का और मिडिल एज्ड प्रत्याशियों का एक भारी जमावड़ा है, क्योंकि करीब करीब 20 साल सत्ता में रहने के दौरान जी। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने पसीना बहाया है, परंपरा से बीजेपी का काडर बेस खाटी कार्यकर्ता है, और वो अब चाहता है, क्योंकि बीजेपी का बहुत सबल नेतृत्व रहा है, और वो महसूस करता है कि अब उसे अवसर मिलना चाहिए, और यही वजह है कि आप देखेंगे निकाय चुनाव में। जी रंजीत जी, देखिए, हाँ, जो कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात शरद जी कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं लगातार 20-25 साल से नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। कभी हो सकता है कभी यहाँ भोपाल में या कहीं दूसरी जगह पर कभी बीच बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी महापौर के जीत जाते हैं, यहाँ विभा पटेल जी, सुनील सूद जी, ऐसे दूसरी जगहों पर भी हुए हैं। लेकिन 20 साल बाद भी नगर पालिका सबसे ज्यादा हम जीत कर आ रहे हैं, और इतनी ज्यादा कि कांग्रेस से हम 5 गुना आगे हैं। 12 पर बीजेपी, कांग्रेस 2 पर। नगर परिषद चाहे मालवा निमाड़ की हो, चाहे विंध्य बुंदेलखंड की हो, ग्वालियर चंबल की हो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सुपड़ा साफ कर दिया, 80-80, 90-90% पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत करा रहे हैं। तो इसलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन, प्रदेश की शिवराज जी की सरकार, केंद्र की मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां यहां काम कर रही हैं। तीसरी बात, जो तीसरे दल की बात कर रही है, ये तीसरे दल के नाम पर हो सकता है रूप अलग अलग हो जाए, कभी समाजवादी, कभी बहुजन समाज पार्टी, ये होते, कभी निर्दलीय भी जीते हैं, कमला बुआ भी जीती हैं, और भी कई निर्दलीय जीते हैं। ऐसे ये रिएक्शनरी चुनाव कई बार होने के कारण वो वहां से किसी प्रकार की सीट जीत जाएं, लेकिन वो स्थायित्व तो नहीं है। मेरा केवल कहना इतना है कि 20-25 साल बाद भी कंटिन्यू इतनी बड़ी तादाद में जीतना, क्योंकि हर चुनाव नया होता है, संदर्भ अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, नेतृत्व अलग होता है, आरक्षण अलग होता है, कई प्रकार के नए मतदाता उसमें जुड़ते हैं, कई चुनौतियां होती हैं। और ये चुनाव तो और भी अलग है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का कुशासन का 15 महीने हैं, उसके बाद में नगर की डोर अधिकारियों के हाथ में गई, 2 साल कोरोना के निकले, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की दम पर इतने बेहतर परिणाम दिखा रही है कि कांग्रेस वहां दूर दूर तक नहीं हो। मैं फिर भी कहता हूं, परिणाम आने दीजिए। ये जो 2-3 सीटों पर कांग्रेस को आप दिखा रहे हैं, या एक जगह आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं, वो भी नहीं रहेंगे। अब्बास, अब आप कुछ कहना चाहिए? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस वक्त कुछ भी कह सकती है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है आज सबके लिए कि वोट बैंक इनका घटता चला गया है। इनकी ट्रेडिशनल सीट्स के ऊपर ये हार का सामना कर रहे हैं, उसके बाद भी खुश हैं, उसके बाद भी इनको बहुत उत्साह है। ये आज जानते हैं अंदर से कि क्या हालत हो गई है। नेक टू नेक फाइट हमारे कार्यकर्ता ने जो पसीना बहाया है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसके परिणाम दिख रहे हैं। आप बुरहानपुर को अगर मात्र 350-400 वोटों से जीतकर वो भी एमआईएम के सहारे खुश हो रहे हैं तो हो जाइए, लेकिन ये जो परिणाम है जो सना की आपकी ट्रेडिशनल सीट्स के ऊपर ये पीछे हुए हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, पूरा सुपड़ा साफ था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारे पास सीट्स हैं, हमने बढ़त हासिल करी है। माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पे जो वोट बढ़ा है, हमारा कांग्रेस के सिंबल पे जो वोट बढ़ा है, वो सब देख रहे हैं। आज ऐतिहासिक परिणाम है, जनता ने अपना भरोसा बराबरी के साथ हमें दिया है। भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है, लेकिन भाजपा के नेता अंदर से एक बहुत बड़ी चिंता लिए बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार नहीं हो, अरे जिनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए हों, जिनके मंत्री आम आदमी पार्टी के चेहरे के ऊपर आके नेता बने, उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया, नाम नहीं लूंगा उन मंत्रियों का, जिनको आज जेल के अंदर रखना पड़ गया। तो ये बहुत अच्छी बातें करना अच्छी लगती है, लेकिन मैं साफ तौर के ऊपर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता ने पंजाब में देख लिया कि कैसे पंजाब में एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करने वाली आम आदमी पार्टी की वजह से कितने लोगों को हमने वहां खो दिया। ऐसी पार्टी को यहाँ पर कोई नहीं चुनने वाला है। हाँ, ये एक आध कोई हो सकता है। जल्दी जो शहरों की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले बार नगर सरकार में थी, अभी कुछ महीनों से नहीं भी थी क्योंकि हाथ अधिकारियों के था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में इंदौर में जिन सीटों को गढ़ कहा जाता था वो हमने खो दी थी। भोपाल में जिन सीटों पर हम जीतते रहे थे वो सीटें हमने खो दी थी। हमने जबलपुर की सीटें जो जहां भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीत आसान्वित थी और वहां भी हमने खो दी थी। जबलपुर में हम कई सीटें हारे थे।
हम ग्वालियर में कई सीटें हारे थे 2018 में, तो शहरों से भारतीय जनता पार्टी 2018 में हारी थी, हम अभी जीत की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है जनता बीजेपी के सिंबल पर वोट कर रही है, एक बात ये छोटी जोड़ना बात चाहता हूं नहीं इसमें। है। बोलिए बात बोलिए जोड़ना चाहता बोलिए हूं। देखिए जी। बड़ा हास्यास्पद है जो बात कर रहे रजनीश भाई को ये मालूम है अच्छे से, क्योंकि बुंदेलखंड से आते हैं, कि सागर जो नगर निगम है उसमें एक विधानसभा सीट आती है बस। ऐसे ही बुरहानपुर नगर निगम है, उसमें एक विधानसभा सीट आती है बस। लेकिन जबलपुर में जबलपुर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं एक नगर निगम में। ग्वालियर के अंदर लगभग 4 विधानसभा सीटें आती हैं एक नगर निगम के अंदर, जहां पर हमारी जीत जो है निर्णायक हो चुकी है। तो ये खुश हो सकते हैं, बात कर सकते हैं इस तरह की, लेकिन हाँ, हमें जनता ने भरोसा दिखाया है। हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि जनता ने आज हम में जो विश्वास जताया, जनता ने जो हमें 2015 के परिणामों के बिल्कुल उल्टे परिणाम लाके दिखाए, यहाँ पर ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की छवि, कांग्रेस का निशान और कांग्रेस के 15 महीने जनता ने पसंद किए हैं। चलिए विजय, कोई अपडेट है आपके अपडेट आपको दे रहे हैं। AIM को 10,200 वोट मिले हैं। ये जरा मैं स्पष्ट करूंगा, कहा गया 288 मतों से बीजेपी ने कांग्रेस को हराया मैंने है। कहा था यही जी, मैंने यही कहा था विजय जी कि भारतीय जनता पार्टी और MIM की साठ घाट ने भाजपा को बुरहानपुर जिताया। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, ये साठ घाट प्रमाणित हो गई है। वो आते हैं, ध्रुवीकरण के भाषण देते हैं, वोट कंसोलिडेट करते हैं और नुकसान पहुंचाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी को करते हैं। हम यहां पर तकरीबन 10,000 वोटों से जीत रहे थे और ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसके साथ हाथ मिलाना पड़ा है, पीठ पीछे और टेबल के नीचे से, ये जनता ने देख लिया है। लेकिन एक बात मैं आप दोनों से भी रिएक्शन लूंगा शरद जी, लेकिन क्या ये बार बार जो मीडिया जगत में कहें या पार्टियां लगातार कह रही थी कि ये सत्ता का सेमीफाइनल 2023 का सेमीफाइनल है, 2023 का सेमीफाइनल है, अगर ये सेमीफाइनल है तो मैं समझता हूं कि दोनों ही पार्टियों के लिए नेट प्रैक्टिस, होम ग्राउंड प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग, हर तरह से काम करने का विषय बन चुका है। बिल्कुल, और जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की तरह आप भी खड़ी हो गई है मैदान में आके, जिसको डार्क हॉर्स आप कहते हैं। और ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि 2023 में आपकी मौजूदगी मध्य प्रदेश के अधिकांश विधानसभा सीटों पर किसको फ़ायदा और किसको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी है जो दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने में सक्षम है। और निश्चित तौर पर यह भी होगा कि दोनों ही पार्टियों से जो कुछ असंतुष्ट प्रत्याशी हैं, जैसा हमने देखा कि दमोह, जो कि जयंत मलैया जी के पुत्र हैं, उन्होंने जिस तरह का फैसला किया उसको काफ़ी चौंकाने वाला माना गया। और ये माना गया कि ये उस रीजन में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। जो आपने बात की, नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है दोनों ही पार्टियों की, उनके कार्यकर्ता ट्यून्ड अप हुए हैं। इस मामले में आप कह सकते हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए दोनों पार्टियों की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। जी, लेकिन एक बार फिर से मैं उसी बात पर जाऊंगा। ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, क्या ये वोट कटवा साबित हुई कांग्रेस के लिए? देखिए, ये राजनीति का एक हिस्सा है और वोट कटवा पार्टियां हमेशा रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो AIMIM और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह की वहाँ भूमिका रणनीतिक रूप से ऐसा माना गया कि उनकी जो भूमिका रही उसने नतीजों पर काफ़ी असर डाला। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है, इसको हमें सियासत के पैटर्न के तौर पर ही देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो आप बात कह रहे हैं कि AIMIM जो है उसकी मौजूदगी क्यों नहीं असर डालेगी, अगर आप उस एरिया से एक अल्पसंख्यक मजबूत प्रत्याशी चुनते हैं तो वोटों का ध्रुवीकरण तो होता है। और जो वोट कांग्रेस की तरफ जाने थे वो वोट AIMIM की तरफ चले गए। और इसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, जो जीत, जो अब्बास कह रहे थे, शायद वो जीत जो 6-7 हज़ार मतों की थी वो सिर्फ कुछ 100 मतों की हार जीत में सिमट कर रह गई। तो ये राजनीति का हिस्सा है और इसीलिए बीजेपी को कहा जाता है कि वो हारी बाजी को भी जीतने के लिए काफ़ी तत्पर रहती है और अंतिम समय तक वो अपनी प्रैक्टिस, अपना होमवर्क, अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ती नहीं है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की तैयारी में फिर कहूँगा कि बहुत मजबूत रही है। कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी चुने। कांग्रेस के पास देखिए बीजेपी की तरह समर्पित काडर बेस नहीं है, संसाधन नहीं है। कमलनाथ जी ने लेकिन इसके बाद भी जिनको चुना उनसे कांग्रेस में यही परंपरा है कि भैया आप ही को लड़ना है चुनाव। विभा पटेल जी को चुना गया तो विभा पटेल जी ने ही लड़ा है चुनाव, आप हमसे क्या मदद लेंगी, जनसभा करा लीजिए, ये ले लीजिए। लेकिन और जैसे जैसे आप छोटी नगर निगमों में जाते हैं वहाँ तो संसाधन और कम होते जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल लड़ाई थी कांग्रेस की
और बीजेपी की लड़ाई थी उसके मजबूत काडर बेस की, उसके प्रबल संसाधनों की, और दोनों ने जो लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कहीं कोई कमजोरी छोड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से तूफानी दौरे करते रहे, और बिल्कुल ये बात मैं कहूंगा कि विधानसभा चुनाव की तरह दोनों पार्टियों ने ये मुकाबला नगरीय निकायों का लड़ा है, जो बताता है कि 2023 का रण काफी भीषण होगा। जी वाकई, और लगातार अपडेट हम दर्शकों को देते जा रहे हैं। विदिशा नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है 29 वार्डों में, और 27 वार्डों में कांग्रेस, 7 वार्डों में निर्दलीय जीते हैं। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ रजनी जी, एक अपडेट आपसे यहाँ मैं लेना चाहूँगा, या ये कहूँ कि एक जानकारी आपसे लूँगा कि लगातार बीजेपी जिस तरह से कोशिश करती रही, बीजेपी को जनता, अगर आप कहते हैं कि जनता ने वोट दिया है, इस बार क्या ट्रिपल इंजन के लिए वोट दिया, या फिर उसका मन था कि साहब जिसकी पार्टी होती है प्रदेश में, सरकार भी जिसकी है, कम से कम नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद विकास हो पाएगा, इसलिए बीजेपी को टिकट दे, या और कोई कारण रहा इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा कि तीनों प्रकार के मुद्दे काम करते हैं। स्थानीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, प्रत्याशी कौन है, ये कारण करता है। और सिंगरौली में मैंने कहा उसी का रिएक्शन हो सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी अपने झंडा उछालने का काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ में फिर इतने बड़े तीनों प्रकार के मुद्दे होते हुए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तादाद में जीत नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में, और वो भी केवल हिस्से या क्षेत्र विशेष में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है। प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार की नीतियों पर, योजनाओं, कार्यक्रमों पर मोहर लगा रही है। ये सबसे बड़ी लोकतंत्र में भैया सब चुनाव लड़ेंगे, कोई बैन नहीं लगा सकता किसी को। इनने क्यों ले लिए, ये क्यों खड़े हो गए और उनका वोट हमारे पास नहीं जाता तो ऐसा हो जाता, मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहता। अरे चुनाव है भैया, चुनाव है, कोई निर्दलीय नाम से आता, कोई दूसरे नाम से, और इतना तात्कालिक तौर पर आए हुए परिणाम है। इनका असर 2023 पर क्या होगा वो देखते जाइए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास में तंत्र संगठन का नहीं है, और मध्य प्रदेश की जनता बहुत अलग प्रकार की है। यहाँ ओबीसी नहीं चल पाएंगे, यहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं चल पाएंगे। यहाँ जिस प्रकार का समीकरण है उसके अनुसार मैं फिर कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा जनाधार मिलेगा बनस्पत के कोई दूसरे आम आदमी पार्टी और ओबीसी के। तो ये परिणाम दिखाए हैं इस मध्य प्रदेश ने। मुझे लगता है थोड़ा मध्य प्रदेश की तासीर के हिसाब से, कोई छोटा राज्य नहीं है, यहाँ अंचल अलग अलग है। यहाँ बुंदेलखंड का मत अलग है, उसका वोटर अलग है, और इसी प्रकार विंध्य का अलग है, मालवा निमाड़ का बिल्कुल अलग है, और जहां हम बैठे हैं भोपाल में वहां का बिल्कुल अलग है। तासीर अलग है, प्रवृत्ति अलग है, मुद्दे अलग है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा रजनी जी, कि अगर सिंगरौली में जिस तरह से सामान्य सीट थी, पिछड़ा वर्ग को टिकट दिया गया, क्या थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्या? देखिए, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जीत सिंगरौली में हमारी होगी। मैं आखिरी बार ये कह के जाता हूं आपसे, सिंगरौली में भाजपा जीतेगी। मैं चाहूंगा इस पर। देखिए, चुनावी समीकरणों में हर पार्टी हारने के लिए कोई मैदान में नहीं जाता है। हर आदमी अपने इक्वेशंस को साध कर जाता है, लेकिन जनता का जो मन है वो अल्टीमेट होता है। इसीलिए आपको मैं बार बार बताऊंगा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में बहुत जीत की दावेदार के तौर पर चुनाव के पहले देखी जाती हैं, लेकिन कई बार चुनावी नतीजे चौंका देते हैं। और मध्य प्रदेश में भी हमने ये देखा। मुझे याद है 2008 का चुनाव, जब कांग्रेस एक जीत की बड़ी दावेदार के तौर पर मध्य प्रदेश में देखी जा रही थी जी। और बहुत उम्मीद थी कि उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन नहीं बनी। 2013 में भी कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें थी। लोकसभा चुनाव आप 2004 का देखें तो अटल जी जैसे नेतृत्वकर्ता, प्रमोद महाजन जैसे रणनीतिकार और शाइनिंग इंडिया का नारा, कोई गलती नहीं थी बीजेपी की सरकार से। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि एक यूपीए की सरकार आती है और मनमोहन सिंह जी 2 टर्म शेयर करते हैं। तो राजनीति में जनता सबसे बड़ी फैसला करने वाली है, और यही जनता है जो तय करती है कि साहब उसको किस पार्टी के प्रति उसका रुझान है, कहाँ उसका मन है। तो ये जनता का मन है, और 2023 में जनता किस तरफ जाती है, क्या सोचती है, ये तो 2023 के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टियां गलत फैसले नहीं करती हैं प्रत्याशी चयन में। जनता का रुझान कई बार और जनता का मन भांपने में चूक हो जाती है, जो नतीजों पर रिफ्लेक्ट करती है। जी वाकई, और जनता का मन कहाँ जाता है, जनता का मन किसकी तरफ है और रिजल्ट किसकी तरफ आता है, ये शहर का ताज कौन पहन रहा है, लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।